सोचिए, अगर एक दिन आपकी रोज की जिंदगी अचानक एक सवाल से बदल जाए तो। एसपी मैडम रोज उस भिखारी को खाना देती थीं, हर रोज उसकी दुआएं लेती थीं, हर रोज उसकी भूख मिटाने की कोशिश करती थीं। लेकिन उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो भिखारी बोल पड़ा, मैडम मुझसे शादी कर लो। क्या ये सिर्फ एक मजाक था या इसके पीछे कोई ऐसा सच था जो किसी को पता नहीं था? आखिर इस भिखारी ने ये बात कहने की हिम्मत क्यों की? क्या एएसपी मैडम ने उसकी बात को ठुकरा दिया या कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने सबको हैरान कर दिया? क्योंकि यह सिर्फ एक मामूली सी कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत, इज्जत और रिश्तों की एक ऐसी हकीकत है जो आपके दिल को भी झकझोर देगी। जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि अंत में आपको वो सच पता चलेगा जिसने इस कहानी को एक नई दिशा दे दी। हर सुबह शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर एक काली स्कॉर्पियो कुछ देर को थमती और उससे उतरती एसपी मायारा सहगल। उनकी वर्दी चमकती थी, चाल में आत्मविश्वास और चेहरा बिल्कुल सख्त। लोग उन्हें एसपी मैडम कहकर इज्जत देते थे, ईमानदार, निडर और एक मिसाल। पर इस ठोस छवि के पीछे एक टूटा हुआ अतीत छुपा था। 2 साल पहले पति की रहस्यमयी मौत ने उनकी जिंदगी को झकझोर दिया था। उसी चौराहे पर एक कोने में बैठा एक खामोश फकीर रोज उनकी गाड़ी का इंतजार करता, न कुछ मांगता न कुछ कहता। मायारा रोज उसे कुछ रुपए देती और वो सिर झुकाकर सिर्फ नजरें मिलाता। उसकी आंखों में कुछ तो था, जैसे वो बहुत कुछ जानता हो पर कहता कुछ नहीं। एक दिन हल्की बारिश हो रही थी। मायारा ने जैसे ही पैसे आगे बढ़ाए, फकीर की आवाज आई, मैडम मुझसे निकाह कर लीजिए। मायारा चौंकी, कुछ सेकंड तक उसकी तरफ देखती रही, फिर मुस्कुराकर कह दिया, फालतू बात मत करो, और चल दी। लेकिन उस दिन पहली बार फकीर ने पैसे नहीं लिए, बस चुपचाप बैठा रहा। अगले दिन फिर वही चौराहा। इस बार फकीर बोला, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको एक बड़ी साजिश के बारे में बता सकता हूँ। मायारा ने पहले तो नजरअंदाज किया, पर जब उसने एक बंद गोदाम में हथियारों के जखीरे की बात की तो उसने पुलिस टीम भेज दी, और जो मिला उसने सबको चौंका दिया। सच में वहां भारी मात्रा में गैर कानूनी हथियार बरामद हुए। अब वो फकीर सिर्फ रहम का पात्र नहीं रहा था, वो एक रहस्य बन गया था। उसने और भी कई घटनाएं पहले से बता दी। अगली चोरी कहाँ होगी, किस दुकान पर धमकी मिलने वाली है, किस गली में स्मगलिंग हो रही है, और सब कुछ एकदम सही निकला। मायारा अब उसे सिर्फ देखती नहीं थी, उससे बात भी करने लगी थी। कभी चाय मंगवा कर देती, कभी बस उसके पास खड़ी होकर हाल पूछती। और फकीर, वो अब हर्षित के नाम से जाना जाने लगा। एक ऐसा शख्स जो किसी वक्त कुछ बड़ा रहा होगा, लेकिन अब खुद को मिटा चुका था। एक दिन हर्षित मुस्कुराया और कहा, आपने एक बार बारिश में कॉफी पीने की बात की थी, चलें? मायारा मुस्कुराई और मायारा सहगल कुछ पलों तक बिल्कुल खामोश खड़ी रहीं। जो बात सामने आई थी वो किसी अनजाने के मुंह से नहीं, बल्कि अतीत के सबसे निजी पन्नों से उठकर आई थी। बारिश में कॉफी पीने का मजा, ये बात तो उन्होंने सिर्फ वेदांत चतुर्वेदी से कभी कही थी, और आज वही शब्द एक फकीर की जुबान से। उन्होंने खुद को संयमित किया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद कभी फोन पर सुना होगा तुमने, लेकिन अंदर कुछ दरक चुका था। अब शक बस एक विचार नहीं था, वह धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा था। उसी रात ड्यूटी से लौटते वक्त उनकी गाड़ी सुनसान सड़क पर अचानक बंद हो गई। आसमान से बारिश लगातार बरस रही थी। अंधेरा और अकेलापन घने बादलों की तरह मन पर छा गया। तभी जैसे किसी अदृश्य धागे से बंधा हो, वही फकीर वहां आ पहुंचा। मैडम, इस वक्त अकेली नहीं होनी चाहिए थी आप, उसने कार खोलते हुए कहा। आवाज में वो लहजा था जो किसी अजनबी का नहीं होता। मायरा ने झिझकते हुए उसे घर चलने को कहा। पहले तो उसने मना किया, लेकिन आखिरकार साथ चल पड़ा। घर पर मायरा ने गर्म खाना परोसा। पहला कौर खाते ही फकीर ने धीमे से कहा, इस स्वाद में कुछ है, जैसे किसी भूले हुए पल की दस्तक। मायरा सन्न रह गईं। एक बार फिर वही बात, कोई इत्तेफाक या? अगली सुबह उन्होंने अपने कॉलेज के पुराने दोस्त फॉरेंसिक एक्सपर्ट विवान खन्ना को बुलाया। चुपके से ली गई फकीर की तस्वीर दिखाते हुए कहा, इस इंसान को देखो, क्या पहचानते हो? विवान ने तस्वीर को गौर से देखा, फिर बोला, चेहरा जाना पहचाना है, लेकिन दिमाग में ठीक से बैठ नहीं रहा, कुछ ठोस चाहिए, डीएनए या फिंगरप्रिंट। अब मायरा एक उलझन में थीं। वो फकीर को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थीं, लेकिन सच जानना जरूरी था। कुछ सोचने के बाद उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें यहाँ इसी घर में एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का मौका देना चाहती हूँ। उसने कुछ पल तक मायरा को देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। न कोई सवाल, न कोई बहाना, सिर्फ एक चुप सहमति। अब फकीर उनके साथ उसी घर में रहने लगा, लेकिन अब वह एक रहस्य से बढ़कर एक सच बनने की राह पर था।
मायरा जानती थी कि जवाब एक एक कर सामने आएंगे, लेकिन हर जवाब के साथ एक नया सवाल भी उठेगा। ये खेल अब भावनाओं से भी जुड़ चुका था और इस बार दांव सिर्फ सच नहीं था, शायद दिल भी। अब मायरा सहगल के घर में उसका आना जाना रोज का मामूल बन गया था। उसने खुद को कभी भिखारी कहा, कभी रास्ता भटके मुसाफिर। मायरा ने उसके लिए घर के पिछवाड़े में एक छोटा कमरा तैयार कर दिया था, एक ऐसा कोना जहां वो खुद को दुनिया की सवालिया नजरों से छुपा सके। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन मायरा के जोर देने पर बस खामोशी से सिर झुका दिया। लेकिन मायरा के दिल में उसके लिए सिर्फ दया नहीं थी, उसकी रहस्यमयी खामोशी ने उनके अंदर सवालों की आग जला दी थी। आखिर ये आदमी जो चौराहे पर खामोशी से भीड़ में खोया रहता है, शहर के सबसे गहरे राज कैसे जानता है? और क्यों उसकी बातें सुनते वक्त मायरा को वेदांत चतुर्वेदी की परछाई दिखाई देती थी? मायरा खुद को समझाती रहती, नहीं, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन दिल मानता कहाँ है? हर्षित उनके घर में था, पर उसकी दुनिया वहीं थी। सुबह निकलता, सिग्नल पर बैठता, कुछ सिक्के इकट्ठा करता, शाम ढलते ही लौट आता। एक दिन मायरा ने पूछ ही लिया, जब तुम्हारे पास रहने की जगह और खाना है, तब भी तुम उसी सिग्नल पर क्यों जाते हो? हर्षित ने बस एक अजीब सी मुस्कान दी, क्योंकि वही मेरी हकीकत है। इसी दौरान एक शाम थाने से कॉल आया। शहर के नामी व्यापारी शौर्य अग्रवाल के गोदाम में आग लग गई थी। यही वही गोदाम था जहां कुछ हफ्ते पहले हर्षित की दी गई गुप्त जानकारी पर हथियारों का जखीरा मिला था। मायरा बिना वक्त गंवाए वहां पहुंची। गोदाम का आधा हिस्सा जलकर राख हो चुका था, लेकिन उस राख में एक चीज ऐसी मिली जिसने मायरा को सन्न कर दिया। एक अधजली तस्वीर, एक युवक की, चेहरा हूबहू वेदांत चतुर्वेदी से मिलता हुआ। पीछे लिखा था, वेदांत चतुर्वेदी 2019 अग्रवाल एंटरप्राइजेज। मायरा की उंगलियां कांप गईं। उन्होंने तस्वीर बैग में रख ली, लेकिन उस रात एक पल को भी नींद नहीं आई। उनके जहन में सवालों का शोर था। अगर ये वाकई वेदांत की तस्वीर है तो कार एक्सीडेंट में किसकी लाश मिली थी? शौर्य अग्रवाल और वेदांत में क्या रिश्ता था? अगली सुबह मायरा ने तय कर लिया, अब हर्षित से जवाब लिए बिना चैन नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो सिग्नल पहुंची, हर्षित गायब था। पूरे शहर में तलाश किया, मंदिर की सीढ़ियां, पुराने फुटपाथ, हर वो जगह जहां वो बैठता था, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। शाम ढलने तक मायरा थक गईं और जब घर लौटी तो देखा हर्षित उनके दरवाजे पर बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ, कपड़े धूल में सने हुए और आंखों में कोई अनकहा बोझ। मायरा ने कड़क आवाज में पूछा, कहाँ थे तुम? हर्षित ने नजरें झुका लीं। बस एक काम था मैडम, आप परेशान मत हो। मायरा उससे तस्वीर के बारे में पूछना चाहती थी, पर रुक गईं। सिर्फ इतना पूछा, क्या तुम शौर्य अग्रवाल को जानते हो? हर्षित ने कुछ पल उनकी आंखों में झांका, फिर बोला, इस शहर में ऐसा कौन है जो उसे नहीं जानता? उसकी आवाज में कुछ था, कोई छुपा डर या कड़वाहट, जिसने मायरा को बेचैन कर दिया। इसी बीच जांच में पता चला, गोदाम की आग कोई हादसा नहीं थी, किसी ने जानबूझकर लगाई थी। गवाहों ने बताया कि आग लगने वाली रात एक अजनबी वहां देखा गया था। लंबा चोगा, सिर पर पुराना फटा साफा, ठीक वैसा जैसा हर्षित पहनता है। अब मायरा के दिल में शक और गहरा गया। हर्षित, जो उनके सामने सिर्फ एक भिखारी की तरह बैठता था, क्या वो वही था जो वो होने का दावा करता था, या फिर कुछ ऐसा जो मायरा सोच भी नहीं सकती थी? अब मायरा सहगल को समझ आ गया था, हर्षित महज एक भिखारी नहीं, कोई गहरी कहानी छुपाए बैठा है। इस बार उन्होंने अपने भरोसेमंद खुफिया अफसर वीर मल्होत्रा को बुलाया। हर उसकी हरकत पर नजर रखो, वो रात को कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सब चाहिए। कुछ ही दिन में वीर की रिपोर्ट उनके सामने थी। मैडम, हर रात वो एक उजाड़ खंडहर में जाता है, वहाँ कुछ अजनबी उससे मिलते हैं। क्या बातें होती हैं ये समझ नहीं आता। अब ये मामला महज रहम का नहीं रहा। मायरा खुद उस खंडहर तक पहुंची। टूटी दीवारें, धूल, बिखरे कागज और राख के ढेर में कुछ ऐसा मिला जिसने उनकी सांसें रोक दी। अग्रवाल एंटरप्राइजेज की फाइलें और एक पुराना खत। खत पर बस एक लाइन लिखी थी, वेदांत, ये राज अगर बाहर गया तो तू जिंदा नहीं बचेगा। मायरा की उंगलियां कांप गईं। वेदांत, वो तो मर चुका था, है ना? या फिर जो मरा था वो कोई और था? अब बिना देरी मायरा ने तय कर लिया, शौर्य अग्रवाल से सीधे सवाल होंगे। लेकिन उससे पहले हर्षित की चुप्पी तोड़नी जरूरी थी। उस रात हर्षित को बुलाकर उन्होंने एक तस्वीर उसकी ओर बढ़ा दी। ये कौन है? जवाब दो। हर्षित ने तस्वीर देखी। उसकी पलकें जरा सी कांपी, पर चेहरे पर वही ठंडी शांति थी। कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है मैडम, पर इतना जान लीजिए, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। मायरा का सब्र टूट गया। अगर अब भी सच नहीं बताया तो गिरफ्तार कर लूंगी। हर्षित बस हल्का सा मुस्कुराया। अगर आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगी
तो वो सच हमेशा दफन हो जाएगा जिसे आप जानना चाहती हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, अग्रवाल के ऑफिस के नीचे एक तहखाना है, वहीं सब छुपा है, फाइलें, रिकॉर्ड, काले राज। मायारा ने एक पल भी गंवाए बिना टीम बनाई। रात के अंधेरे में तहखाने पर छापा मारा गया और जो मिला वो चौंकाने वाला था। घूसखोरी, हथियार तस्करी, काले पैसों की लिस्ट। अग्रवाल की असलियत सामने आ गई। अग्रवाल गिरफ्तार हुआ, लेकिन मायारा की बेचैनी कम नहीं हुई। उनके सवाल वही थे। अगर वेदांत मर चुका था तो फिर ये कौन है? अगर हर्षित वही है तो उसे क्यों मरा हुआ दिखाया गया? उन्होंने तुरंत फॉरेंसिक एक्सपर्ट विवान खन्ना को बुलाया। इस आदमी की पहचान चाहिए, डीएनए से लेकर जो टेस्ट करना है करो। इसी बीच मायारा के फोन पर एक अनजान कॉल आया। दूसरी तरफ एक भारी आवाज थी, बहुत आगे बढ़ रही हो मैडम एसपी, अगर हर्षित को नहीं छोड़ा तो अंजाम भुगतोगी। फोन कट गया। मायारा ने धीरे से फोन रखा, लेकिन उनके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। धमकियां मुझे नहीं रोक सकती। लेकिन अब सवाल और बड़ा था, क्या हर्षित वाकई वेदांत है? अगर हां तो वो क्यों छुपा रहा है? और अगर वो नहीं है तो ये खेल किसने रचा है? रातें गुजरने लगी। हर्षित पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में कुछ बदल गया था, एक गहरी शांति, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। और फिर एक दिन सच सामने आ गया। हर्षित वही था जिसे मायारा ने 2 साल पहले एक हादसे में खो दिया था। वेदांत चतुर्वेदी। वो हादसा सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक साजिश थी जिसमें वेदांत को मारने की कोशिश की गई थी। वो बच गया था, लेकिन उसने सब कुछ खो दिया, अपनी पहचान, अपना नाम, अपना अतीत। अब मायारा को फिर से धमकी मिली, अगर हर्षित तुम्हारे घर में रहा तो अगला निशाना तुम हो। मायारा ने इस बार फोन उठाकर ठंडे स्वर में कहा, अब मेरी बारी है। जैसे ही कॉल कटी, मायारा सहगल की आंखों में वो सन्नाटा नहीं, बल्कि एक शिकारी जैसी अलर्ट चमक उभर आई। उन्होंने तुरंत अपनी साइबर टीम को बुलाया। उस कॉल की लोकेशन चाहिए अभी। कुछ ही देर में स्क्रीन पर एक नाम उभरा, एक सुनसान गोदाम जो कभी अग्रवाल ग्रुप की मिल्कियत था। शौर्य जेल में था, लेकिन उसकी जड़ें अब भी जमीन में कहीं जिंदा थीं। मायारा के मन में एक नया सवाल उठने लगा, क्या हर्षित इस खेल का हिस्सा है या शिकार? उधर सड़क किनारे फटी कमीज में बैठा हर्षित नहीं, वेदांत चतुर्वेदी जानता था कि असली शिकारी अभी जिंदा है। जिसने उसकी जिंदगी छीनने की साजिश की थी, अब वही मायारा तक भी पहुंच चुका था। वेदांत ने भिखारी की जिंदगी जीते हुए जिन चेहरों, आवाजों और गलियों से राज बटोरे थे, उससे साफ था शौर्य तो मोहरे की तरह गिर चुका है, पर शतरंज का असली खिलाड़ी पर्दे में छुपा बैठा है। अब सवाल था, मायारा को सच बताना चाहिए या उन्हें अंधेरे में रखना चाहिए ताकि वो जिंदा रह सकें, क्योंकि वो जानता था ये खेल अब जान की बाजी तक पहुंच चुका है। अगली ही शाम हर्षित ने मायारा को एक ठंडी आवाज में सूचना दी, मैडम कल रात एक फैक्ट्री में बड़ा डील होने वाला है, वहां आपको रहना चाहिए। मायारा ने यूनिट को अलर्ट किया, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और खुद मोर्चा संभाल लिया। छापा पड़ा, हथियार बरामद हुए, गिरफ्तारियां हुईं, लेकिन तभी एक कैदी की टूटी आवाज ने सबका ध्यान खींचा। जो इस डील का असली मालिक है वो सामने नहीं आता, पर वो उस भिखारी के बारे में सब जानता है जिसे तुम हर्षित कहती हो। मायारा के रोंगटे खड़े हो गए। क्या हर्षित सच में खतरे में है या वही इस पूरे खेल की डोर थामे बैठा है? अब मायारा का दिमाग 2 हिस्सों में बंट गया था। एक ओर वही हर्षित था जिसने उन्हें बड़ी जानकारियां देकर केस सुलझाने में मदद की, दूसरी ओर उसका रहस्यमय गायब हो जाना और उसकी गहरी शांत आंखें। कुछ तो छुपा था। उन्होंने तुरंत विवान खन्ना को कॉल किया। डीएनए रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? विवान का जवाब था, 2 दिन, फिर सच सामने होगा। उस रात मायारा घर लौटी। घर में खामोशी थी, हर्षित गायब था। टेबल पर एक कागज रखा था, मैडम मुझे जाना पड़ा, वक्त आने पर लौटूंगा। उस छोटे से नोट ने मायारा को किसी तूफान से पहले की खामोशी का एहसास कराया। अब मायारा ने तय कर लिया था, इस बार पीछा नहीं, सामना होगा। उन्होंने इंस्पेक्टर वीर को बुलाया। अब उसका पीछा नहीं करना, सीधे जाकर उसके सामने खड़े हो जाना है। वीर ने बताया कि हर्षित को आखिरी बार शहर की सीमा पर उसी फैक्ट्री के पास देखा गया था जहां छापा पड़ा था। मायारा ने हथियार चेक किए, फोन का ट्रैकर ऑन किया और बिना किसी को बताए अकेली निकल गईं। कार चलाते वक्त सड़क पर पसरा सन्नाटा और पीली स्ट्रीट लाइट्स अजीब डर पैदा कर रही थीं। हर मोड़ पर लगता था कोई छाया पीछा कर रही है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ख्याल गूंज रहा था, इस बार या तो राज खुलेगा या कुछ टूट जाएगा। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह रात उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। पुराने बंद पड़े फैक्ट्री के पिछवाड़े से होते हुए मायारा सहगल अंदर दाखिल हुई। हर कदम सतर्क था, हर सांस भारी। अंधेरे और नमी से भरी उस वीरान जगह में
उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा तेज धड़क रहा था। लेकिन जैसे ही उसने मुख्य हाल के दरवाजे से झांका, उसके पैर थम गए। सामने एक जंग लगी मेज के पास खड़ा था हर्षित, वही फकीर जिसे अब वो लगभग अपना हमराज मानने लगी थी। लेकिन उसके सामने जो खड़ा था, वो चेहरा देखकर मायरा का दिमाग घूम गया। वो था आर्यन अग्रवाल, नाम वही, लेकिन चेहरा अब किसी शरीफ या डरपोक इंसान का नहीं, बल्कि एक संगठित अपराधी का था। गुस्से से कांपती आवाज में आर्यन बोला, कौन हो तुम? मेरे भाई को जेल पहुंचा दिया, मेरा सारा कारोबार तबाह कर दिया, अब क्या लेने आए हो? तुम्हारी असलियत क्या है हर्षित? हर्षित ने कुछ पल खामोशी में बिताए, फिर जब बोला तो उसकी आवाज में वो सुकून और ठंडापन था जो तूफान से पहले की शांति में होता है। तुमने मुझे खत्म करने की कोशिश की थी, मगर अफसोस, मैं मिटा नहीं, मैं लौटा हूँ, वेदांत चतुर्वेदी बनकर। मायरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। दिल जैसे किसी पुराने जख्म पर फिर से वार हुआ हो। वही नाम, वही शख्स जिससे उसने 2 साल पहले अंतिम विदाई ली थी। क्या ये वही वेदांत है, उसका पति? उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन हाथ में थमी रिवॉल्वर की पकड़ और मजबूत हो चुकी थी। वह सामने आई और रिवॉल्वर सीधा आर्यन पर तानी। आवाज में कोई झिझक नहीं थी, एक भी कदम आगे नहीं आर्यन। और तुम? उसकी नजरें हर्षित पर थमी थीं। अगर तुम वाकई वेदांत हो तो अब कोई झूठ मत बोलो, सच सच बता दो, सब कुछ। वेदांत की आंखों में थकान और अफसोस था। मैं खुद नहीं जानता था दुश्मन कौन है। जब तक यकीन नहीं हुआ, किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था, तुम पर भी नहीं। माफ करना मायरा। मायरा कुछ कहने ही वाली थी कि आर्यन ने जेब में हाथ डाला, लेकिन मायरा की पुलिसिया नजरें तेज थीं। बिना देर किए ट्रिगर दबाया, गोली सीधी उसकी कलाई में लगी और बंदूक नीचे गिर गई। टीम को भेजो, उसने वायरलेस पर कमांड दी। कुछ ही देर में पुलिस यूनिट अंदर थी और आर्यन को पकड़ लिया गया। अब वहां सिर्फ 2 लोग थे, मायरा और वेदांत। सन्नाटा छाया रहा। फिर मायरा की कांपती आवाज आई, तुम जिंदा थे, फिर भी मुझे अंधेरे में रखा। मैं टूट चुका था मायरा, लगा तुमने मुझे धोखा दिया, पर अब समझ चुका हूं, तुम ही मेरी वजह थी जीने की। फिर उसने सारी सच्चाई बताई, आर्यन की साजिश, अपना नकली मौत का ड्रामा और भीख मांगते हुए की गई पूरी जांच। मायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। रिवॉल्वर हाथ से गिर गई। वो आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया। तुमने बहुत दर्द दिया, फिर भी तुम्हें खोने का डर अब भी सबसे बड़ा है। वेदांत ने कहा, अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, अब हम साथ हैं, सच के साथ। कुछ हफ्तों बाद वेदांत ने खुद को सार्वजनिक किया। बयान दर्ज हुए और एक बड़ा गैंग खत्म हो गया। वो चौराहा जहां एक वक्त उसने भीख मांगी थी, आज उनके साथ की गवाही दे रहा था। अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।